हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपका स्वागत है। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। हम बात करने वाले हैं आज खिलजी डायनेस्टी के बारे में। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और आज हम बात करने वाले तुगलक डायनेस्टी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके रेनाउंड फेलियर्स के बारे में। तो ये क्या है, सच्ची में फेलियर्स थे या कहीं ना कहीं जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपने समय से बहुत ही आगे चल रहा था। खैर जो भी है, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, बिल्कुल भी चिपक के बैठे रहिए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं इसको। ऑफकोर्स सी बात है कि भाई हम अपने पढ़ाई में ऑब्जेक्टिविटी जरूर रखेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं ये जो है, ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट पड़ जाता है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में से अगर क्वेश्चन ज्यादा सबसे ज्यादा अगर उठते हैं तो वो इन्हीं दो डायनेस्टी से उठते हैं, एक तो खिलजी और एक तुगलक। तो आइए हम वेट क्यों करते हैं, चालू करते हैं आज आपका नया वीडियो। हम बात करने वाले हैं आज खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो पूरी की पूरी खिलजी डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो खिलजी डायनेस्टी का ही रहा है। किसका रहा है? खिलजी डायनेस्टी का ही रहा है। साथ ही साथ ये जो है, ये इकलौती ऐसी डायनेस्टी थी जिसने सदर्न एक्सपेंशन चालू करा, या कह लीजिए एक्सपेंशन जो है वो दक्षिण भारत की ओर ये लोग गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा मंगोल अटैक अगर हमको देखने को मिले हैं तो वो अलाउद्दीन के टाइम पे ही देखने को मिले हैं, हमें इस खिलजी डायनेस्टी में ही देखने को मिले हैं। साथ साथ जो सबसे उम्रदराज सुल्तान रहा है, जो सबसे ज्यादा उम्रदराज रूलर रहा है, वो भी इसी डायनेस्टी रहा है, जलालुद्दीन खिलजी। तो चलिए हम चालू करते हैं आज का हमारा पर्टिकुलर वीडियो अबाउट खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बारे में ऑफकोर्स आपने इंफॉर्मेशन अभी देख ही ली है। हम बात करने वाले हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो कैकुमर्स के क्या थे? नायाब मुमलिकात हुआ करते थे, ये उसके पैटर्न हुआ करते थे। अब ये जो खिलजी हैं ये बेसिकली अफगानिस्तान के साइड से हैं। ये खिलजी की क्या हुआ करती थी, क्लैन हुआ करती थी, वहीं से इन्होंने नाम लिया है खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये बहुत ही बूढ़े थे उस टाइम पे और ये सबसे एल्डेस्ट रूलर भी रहे हैं। ठीक है, कोरोनेशन की बात करें तो किलोखोरी में इनका क्या हुआ था, किलोखोरी में फोर्ट में जो हुआ था इनका कोरोनेशन हुआ था, जो कि आज की डेट में कहां है? वेस्ट बंगाल में आता है। साथ ही साथ क्या था, इन्हीं को इनके भतीजे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मार दिया तो कारामणिकपुर में इनकी डेथ हो जाती है। इनको असासिनेट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इन्हीं के भतीजे, इन्हीं के नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ज्यादातर कुछ है नहीं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, बस ये याद रखिएगा ये सबसे ओल्डेस्ट रूलर थे। पूरे की पूरी डायनेस्टी की बात कर लीजिए या पूरे के पूरे आप दिल्ली सल्तनत की बारे में बात कर लीजिए, सबसे ओल्डेस्ट रूलर कौन से थे? आपके जलालुद्दीन खिलजी ही थे। आइए अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आइए हम बात करने एक ऐसे रूलर के बारे में जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को पलट के रख दिया, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा ड्रास्टिक चेंज लाया कि इसको पूरा एक रेवोल्यूशन पीरियड माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले हम कुछ और जानकारी लेंगे। बेसिकली क्या था, ये आमिर तुजुक हुआ करता था। क्या होता था? ये आमिर तुजुक हुआ करता था। किसके टाइम पे? जलालुद्दीन के टाइम पे। इसके पास क्या मिला था? इसको कारामनी करकर जो था वो एरिया इसके पास में था कि भाई ये वहां का क्या था, ये इख्तिदार हुआ करता था। ठीक है, और वहीं पे क्या, जब ये देवगिरी लूट कर आया, ठीक है, देवगिरी बेसिकली यादवों का शासन हुआ करता था, वहां से जो भी सामान ये लूट के ले आया तो ये किलोखरी नहीं गया, ये कहां चला गया? सीधा कारा चला गया। अब कारा में क्या है, बेसिकली क्या है, इसी के सिपाही हैं, इसी की पूरी का पूरा गढ़ है वो। तो जाहिर सी बात है जो उसके सिपाही हैं वो इसके वफादार होंगे, ना कि जलालुद्दीन के। तो जब जलालुद्दीन को पता चलता है कि, तो ये बोलते हैं कि कल ना यार वो सीधा यहां क्यों नहीं आया, सबसे पहले वो सीधा कारा क्यों चले गया? तो क्या करते हैं, वो जाते हैं कारा। ठीक है, जलालुद्दीन बोलते हैं कि यार चलो एक बात करते हैं, जरा वो ज्यादा ही उड़ रहा है, ज्यादा पर निकल रहे हैं, जरा पर काट कर आते हैं उसके। इतने में क्या होता है, बेचारे जाते तो हैं पर काटने, पर खुद के परखच्चे उड़ जाते हैं। अल्टीमेटली ही गेट्स असासिनेटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को क्या कर देता है, मार देता है गंगा किनारे पे। ठीक है, कोरोनेशन की बात करें तो ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। कहां पे? कारामणिकपुर में ही क्या करता है, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है कि भाई साहब दिल्ली तक पहुंचवा दो, किलोगिरी तक पहुंचवा दो। क्या वो सुल्तान कौन है? अब जलालुद्दीन नहीं है, अलाउद्दीन है। ठीक है, कोरोनेशन की बात करते हैं तो उसका कोरोनेशन हुआ था लाल महल में, जो कि बलबन का पैलेस होता था दिल्ली में। क्या दिल्ली में क्या था? बलबन का पैलेस होता था, उसी में क्या हुआ, इसका कोरोनेशन हुआ। टीचर की बात करते हैं, अलाउल मुल्क जो थे इनके टीचर हुआ करते थे, और इन्हीं के टीचर जो थे इनको कहीं ना कहीं इनको सेन रखने में थोड़ा बहुत इनका बहुत बड़ा हाथ था। सेन रखने की बात करते हैं तो ये अलाउद्दीन की दो बहुत बड़े एम्बिशन थे। पहला,
कि वो एक नया धर्म चालू करना चाहता था, दल उल हल्ब, ठीक है, दल उल हल्ब जो करके है ये एक नया रिलीजन चालू करना चाहता था कि जिसमें जो है वेरियस हम अमेंडमेंट्स करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं और जहां पे सुपीरियर मैं ही रहूंगा और लोग मेरे को ही मानेंगे। बट अल्टीमेटली अलाउल मुल्क है जो उनको कन्विंस करते हैं कि आप जो है ऐसे ही अपना नया रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, जो आपकी तासीर है, जो आपका नेचर है बेसिकली वो थोड़ा वायलेंट है, कहीं ना कहीं क्या है आप अपना एस्टैब्लिश धर्म नहीं कर सकते। फोर्सफुली आप कन्वर्ट कर भी लोगे तो आपका धर्म आपके मरने के बाद कितना ही चलेगा, राइट? तो यहां पे वो उसको कन्विंस करते हैं कि आप अपना इस्लाम धर्म को फॉलो करिए। हाँ, आप जो है कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, अपने आप में लिबरलाइजेशन लेकर आ सकते हैं, बट क्या है आप इस्लाम को ही फॉलो करें। नेक्स्ट उसकी जो मंशा थी, जैसे उसकी जो इच्छा थी वो थी अलेक्जेंडर के जैसे पूरा का पूरा विश्व कैप्चर करने की। तो ये भी उन्होंने समझाया कि भाई साहब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन मैन। अल्टीमेटली अलेक्जेंडर की सेना ने भी क्या करा था, ब्यास नदी क्रॉस करने से मना कर दिया था। तब जाके इन्होंने क्या करा, अपने आप में एक टाइटल लिया, क्या, सिकंदर सानी या सिकंदर साहनी। बेसिकली उसका मतलब यह होता है अलेक्जेंडर का कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो यहां ये तो बेसिकली थे जो उसके एम्बिशन हुआ करते थे, ठीक है। टाइटल की बात करूं, सिकंदर सानी या सिकंदर साहनी जो थी, इन्होंने अपने आप का टाइटल लिया था, मतलब अलेक्जेंडर का कमांडर, ठीक है। एक्सपेंशन के बारे में आज बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह का एक्सपेंशन थे, एक नॉर्दर्न एक्सपेंशन की बात करेंगे और एक सदर्न एक्सपेंशन की, मतलब नर्मदा के ऊपर की और नर्मदा के नीचे की। ऊपर की बात करते हैं, नॉर्दर्न एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इसको किसने खुद ने लीड करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ने लीड करा था। सबसे पहले गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात में कौन थे, रणीकरण बघेला थे, 1298 में इनको कैप्चर करा। रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर में राणा हमीर देव थे, ठीक है, ये चौहान रूलर हुआ करते थे। 1301 में इनको कैप्चर करा। सबसे फेमस इनका मेवाड़, जिसके बारे में आपकी मूवी बनी है, क्या, पद्मावती बनी है। खैर पद्मावती के बारे में इट्स अ फिक्शन, बाद में बात करेंगे। खैर तो मेवाड़ जो है इन्होंने कैप्चर करा कब, 1303 में। रूलर कौन थे, अपने रावल रतन सिंह या राणा रतन सिंह। मालवा के बारे में बात करते ये आए अब एमपी में महलक देव जो कि परमार राजा हुआ करते थे, राजा भोज के वंशज हुआ करते थे, उनको इन्होंने हराया कब, 1305 में। नेक्स्ट बात करते हैं सिवाना के बारे में बात करते हैं, तो शीतल देव होते थे, ये भी परमार डायनेस्टी से थे, 1308 में इनको हराया। फाइनली नॉर्दर्न एक्सपेंशन का लास्ट था बैटल, क्या, जालोर का। जालोर का युद्ध जो था वो कान्हदेव या कृष्णदेव के अगेंस्ट हुआ था 1311 में। तो ये बेसिकली क्या था, उनका नॉर्दर्न एक्सपेंशन था। इंपॉर्टेंट क्या है, मेवाड़, मालवा और रणथंभौर, ये जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साउथ एक्सपेंशन की बात करते तो साउथ एक्सपेंशन में इनकी आर्मी को लीड करा था मालिक कफूर ने। यस, ये वही मालिक कफूर हैं जो आपको मूवी में देखने को मिलते हैं। मालिक कफूर को 1000 दिनारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी। क्योंकि जो अलाउद्दीन की वाइफ थी उन्होंने मालिक कफूर को एज अ स्लेव खरीदा था, कितने में, 1000 दिनार में खरीदा था, और इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, 1000 दिनारी नाम पड़ गया। और ये जो थे भाई साहब ये भी बहुत ही एबल्ड पर्सन थे, बहुत अच्छे मिलिट्री पर्सन थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से साउथ का एक्सपेंशन करा। सबसे पहली लड़ाई लड़ी रामचंद्र के साथ, जो कि आपके यादव किंग थे, कहां के, देवगिरी के। यहीं से उनको क्या मिलता है, कोहिनूर हीरा मिलता है, और कोहिनूर को वो किसको गिफ्ट कर देते हैं, अपने रूलर को, अपने ही हुक्म को। कौन, आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां से अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या आता है, कोहिनूर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रताप देव रुद्रदेव के बारे में। ये ककातीय शासक हुआ करते थे, वारंगल के ककातीय शासक हुआ करते थे, कहां के, वारंगल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं भल्लाल थर्ड की बात करते हैं। होसला रूवर, क्या, आपके द्वार समुद्र के होसला। होसला बेसिकली क्या हो गई, इसकी डायनेस्टी हो गई, ककाती क्या हो गई, इनकी डायनेस्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर पांड्या के बारे में। तो वो पांड्या रूलर हुआ थे, कहां के, मदुराई के। तो ये बेसिकली क्या था, ये इकलौते या पहले ऐसे रूलर थे जो कहां गए, दक्षिण भारत में गए एक्सपेंशन करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। लेड बाय आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, लेड बाय मालिक कफूर या 1000 दिनारी। कंस्ट्रक्शन वर्क पे आते हैं हम, आप बात करते हैं 1000 सुतुन या कि 1000 स्तंभ, मतलब पैलेस विथ 1000 पिलर्स। अलाई दरवाजा जो यह गेट ऑफ कुतुब मीनार जो है अलाई दरवाजा है। अलाई फोर्ट है जो है इन्होंने यही बनाया था, अलाई फोर्ट बनाया था, और इसको इस्लामिक आर्किटेक्चर का रत्न माना जाता है या इस्लामिक आर्किटेक्चर का जेम माना जाता है। सीरी फोर्ट भी इन्होंने ही बनाया था। जमात खाना मस्जिद भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। स्कॉलर्स की बात करें, आमिर खुसरो रहे हैं और हसन दहलवी इनके रहे हैं, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं या मेन टॉपिक पे आते हैं भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहले समझिए
अलाउद्दीन खिलजी कैसे शासक बना, वो कैसे शासक बना, खुद सबसे पहले बहुत पावरफुल हुआ, ठीक है, उसने ही अपने चाचा की बेटी से शादी करी, अपने आप में इन्फ्लुएंस लेकर आया, उन्होंने जलालुद्दीन के टाइम पे मंगोलों को हराया, तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बन गए थे, बहुत पावरफुल बन गए थे। तो अलाउद्दीन ने ऐसी जितनी संभावनाएं थी कि कोई इंसान पावरफुल बन सके और मुझको असैसिनेट करे, ये सब पॉसिबिलिटी खत्म कर दी थी। मतलब भाई साहब कोई जो है गुट नहीं बनाएगा, दो बड़े परिवारों के बीच में शादी नहीं होगी, पूरा का पूरा जो है आपकी दारू टोबैको इन सब चीजों पर बैन कर दिया और बहुत ही स्ट्रिक्ट शासन रखा, पूरा का पूरा मिलिट्री रूल रखा, बहुत ही स्ट्रिक्ट रखा। इसलिए हम कहते हैं कि जो अलाउद्दीन है और जो उनके रिफॉर्म्स आए थे वो एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स थे। उन्होंने क्या करा था, पूरी काया पलट करके रख दी थी। भाई देखो वो खुद क्या थे, एक गलत तरीके से शासक बने थे, गलत तरीके से रूलर बने थे, अपने ही चाचा को मार के, राइट। भाई सही तरीके से तो बन भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर दी जिससे गलत तरीके से क्या कर सके, अलाउद्दीन का कोई मर्डर कर सके या उनको ओवरथ्रो कर सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते, इन्होंने क्या करा था, घोड़े दागने की प्रथा चालू करी थी, घोड़ों को टैग करने के लिए चालू करा था। आज की डेट में कहीं आप रोड से ट्रैवल करते हैं, इंटर स्टेट की या इंटर डिस्ट्रिक्ट की, आपको कई सारे मवेशी दिख जाते हैं कहां पे, सड़क पे। कुछ मवेशी जो होते हैं उनके कान पे एक टैग लगा रहता है येलो कलर का, है ना। तो यही जो बेसिकली टैगिंग सिस्टम था, यही जो था, ये क्या थी, आपकी घोड़े दागने की प्रथा थी। क्या होता था, ये लोग घोड़े लेकर आते थे अरब से, अरबी घोड़े जो हैं काफी स्ट्रांग माने जाते हैं, काफी बेटर माने जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता था, जो लोग वहां से घोड़े लाते थे वो उनको अपने पास रख लेते थे और अलाउद्दीन को क्या चिपका देते थे, भाई साहब बेकार घोड़े चिपका देते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या था, इन्होंने क्या करी, हॉर्स की ब्रांडिंग चालू करी, हॉर्स की टैगिंग चालू करी, ठीक है, टू मार्क दी हॉर्सेस, ताकि जो पता चल सके कि ये जो हॉर्स है वो हमारा ही है। अब जैसे क्या हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन था, ठीक है, उसको अलाउद्दीन ने कुछ घोड़े दिए, कहना तुम ये रखो, और उसने क्या करा, घोड़े बेच दिए और साले पर वो खच्चर ले आया, ठीक है। तो ये चीज अवॉइड हो सके इसलिए क्या करा, इसने हॉर्स टैगिंग चालू करी। नेक्स्ट काम है हुलिया। हुलिया बेसिकली क्या था, हुलिया आपका आईडी कार्ड टाइप का होता था। एक सोल्जर, उसकी रैंक क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है, उसके चेहरे पे कुछ निशान हो, पीठ पे कुछ निशान हो, कुछ भी ऐसा तिल हो, कुछ भी हो, ऐसी 3 से 4 चीजें रहती थी जिसको उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए उस टाइम जाहिर सी बात है भाई, पासपोर्ट साइज फोटो खींच के तो वो लगा नहीं सकता था, राइट। तो ये जो था हुलिया प्रथा थी, ये आर्मी पर्सन्स के लिए चालू होती थी और इट वाज अ काइंड ऑफ योर आईडी टैग, इट वाज अ काइंड ऑफ योर आईडी टैग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मार्केट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या करा था, जैसे कि आज की डेट में आर्मी का आप देखते हो कैंटीन सिस्टम चालू होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो एक प्राइस्ड मैनर में मिलती हैं, इतना इन्फ्लेशन का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सिमिलरली इन्होंने क्या करा था कि भाई इनके पास क्या थी, सबसे पहले तो स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, और उसको सैलरी देते थे। तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको मार्केट भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। मार्केट भी क्या करना था, कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। जो भी प्राइसेस थी, जो कि डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते थे, वो ना डिसाइड करके अलाउद्दीन खिलजी डिसाइड करा करते थे, या इनका जो डिपार्टमेंट होता था वो डिसाइड करा करता था, क्या कि भाई जो कि मार्केट है उसमें इस चीज का रेट ये रहेगा, उस चीज का रेट वो रहेगा। मार्केट को उन्होंने सेपरेट भी कर दिया था। 3 टाइप के मार्केट हुआ करते थे, एक होता था फूड ग्रेन्स का, दूसरा होता था सराह-ए-अदल। सराह-ए-अदल बेसिकली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे, जिनको भी मतलब प्रोसेसिंग लगा करती थी मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो था सराह-ए-अदल, ठीक है। तीसरा था एनिमल्स और स्लेव्स के लिए। तो ये 3 टाइप के वहां पे क्या होते थे, मार्केट हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, और जो हर एक मार्केट था उसका सुपरवाइजर कौन होता था, शाहना। सुपरवाइजर कौन होता था उसका, शाहना। और तो जो मार्केट हुआ करते थे ये 2 ऑफिशियल्स के अंडर आया करते थे। पहला था आपका शाहना-ए-मंडी, ठीक है, शाहना-ए-मंडी, और दूसरा ऑफिसर था दीवान-ए-रियासत। ये जो थी बेसिकली दीवान-ए-रियासत आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हुआ था, ठीक है, ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए रहता था, ठीक है। तो दीवाने रियासत क्या था, ये जो करता था बेसिकली, ये दोनों जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, डिपार्टमेंट होते थे, ये उस मंडी को मेंटेन करते थे, प्राइस मेंटेन करते थे, अवेलेबिलिटी मेंटेन करते थे, और जो भी चीजें हैं वो सब मेंटेन करते थे। अब ऐसा बोला जाता है कि शाहनामा को सीधा ऑर्डर था, भाई साहब कोई भी अगर चोरी करते पकड़ा गया ना, जैसे मान लीजिए उसने क्या 100 ग्राम की चोरी करी, तो भाई साहब उसके शरीर में से 100 ग्राम का टुकड़ा निकाल लो, मतलब इतना स्ट्रिक्ट। तो इसलिए क्या था, ही वॉज एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस।
प्राइसेस कंट्रोल क्या होती हैं, स्ट्रेंथ के थ्रू ही हो पाती हैं। आप अगर ढीले रह गए, आपने अगर सख्ती नहीं करी, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते प्राइस को। क्योंकि देखिए प्राइस को जो कंट्रोल करने वाली चीजें हैं वो कुछ मार्केट फोर्सेस होती है, जैसे डिमांड और सप्लाई वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। बट अगर आप डिमांड और सप्लाई के फैक्टर को हटा रहे हो तो आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, आपको सप्लाई बराबर रखनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आप प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाजिर के बारे में। नाजिर एक ऐसा ऑफिशियल हुआ करता था जो कि वेट्स और मेजर्स का ऑफिसर होता था। कि सब लोग जो है एक रूप अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि शासन में यहां कुछ और वेट चल रहा है वहां कुछ और वेट चल रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्टैंडिंग आर्मी रखा करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सैलरी पे करता था, ठीक है। दीवाने नवीस क्या था, आपका स्पाई डिपार्टमेंट होता था। क्या था, स्पाई डिपार्टमेंट होता था। दीवाने मुख्तराज जो था आपका, ये टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था। दीवाने रियासत के साथ पैरेलल काम करा करता था। किसके साथ पैरेलल काम करता था, दीवाने रियासत के साथ पैरेलल काम करता था। और मुस्तकराज जो था यह फाइनेंस ऑफिसर था, ठीक है। दीवाने मुस्तकराज क्या हो गया, आपका डिपार्टमेंट हो गया, और मुस्तकराज कौन हो गए, उसके ऑफिशियल हो गए, ठीक है। चलिए अब लैंड की जब बात आती तो लैंड जो था बिस्वा में नापा जाता था। बिस्वा क्या थी, एक यूनिट थी किसकी, लैंड मेजरमेंट की। साथ ही साथ लैंड की बात करें तो जो इनसे पहले रूलर हुआ करते थे जिन्होंने लैंड ग्रांट दिए थे, ठीक है, भाई किसी मान लीजिए उलेमा को दिए हों या किसी आमिर को दिए हों, तो उन्होंने बेसिकली एकता भी खत्म कर दिया और जितनी भूमि थी उस सबको किस में कर दिया, गवर्नमेंट लैंड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, गवर्नमेंट लैंड में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे गवर्नमेंट लैंड को क्या बोला गया, खालसा भूमि बोला गया। इस खालसा भूमि पे क्या होता था, खेती हुई करती थी, प्रोडक्शन होता था, और यहीं से जो थी सप्लाई कहीं ना कहीं रहती थी, मेंटेन रहती थी, ठीक है। नए टैक्स इसने इंट्रोड्यूस करे, चराई कर, ठीक है, दैट मींस पैस्चर टैक्स। अगर आपको अपने पशुओं को चराना है तो चराई कर देना पड़ेगा। घड़ी कर, या मतलब आपके लिए एक घर का, ये हाउस टैक्स होता था, एक टाइप से आपका प्रॉपर्टी टैक्स हुआ था जो कि रेसिडेंशियल एरियाज पे लगा करता था, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करते हैं। परवाना नवीस जो था, ये बेसिकली क्या करता था, आपको बिजनेस करने के लिए परमिशन देता था कि आप जो हो ये पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहते हो तो भाई परमिशन लगेगी। बेसिकली लाइसेंसिंग वाली फैक्टर है बेसिकली, कि कुछ भी अगर करना है तो आपको परमिशन चाहिए, उसका लाइसेंस चाहिए। मुहत्सिब की बात करते तो वो सेंसरशिप ऑफिसर होता था। वो प्रॉपर ब्रांडिंग करता था, कोई चीज गलत जा रही है तो उस पर सेंसर भी करता था, और प्रॉपरली मार्केट को मॉनिटर भी साथ साथ करा करता था। चलिए नेक्स्ट बेसिक, तो ये थे बेसिकली आपके क्या, अलाउद्दीन खिलजी और उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। अगेन हम क्या है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं फटाक से, क्योंकि क्या होता है बहुत नए नए टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहीं से क्या है, अलाउद्दीन खिलजी इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनर। फेवरेट टॉपिक, हॉट टॉपिक रहता है यहां से कुछ ना कुछ उठाने का, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं जाकर आपको ये मिलेगा कि दीवाने रियासत जो है और जो ये दीवाने मुख्तराज है, दीवाने मुख्तराज ऑफिशियल का नाम है और डिपार्टमेंट का नाम रियासत है, जबकि दीवाने रियासत भी एक अपने आप में फाइनेंस डिपार्टमेंट ही रहता था और दीवाने मुख्तराज भी फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये बेसिकली क्या करता था, पूरी की पूरी इकोनॉमी मॉनिटर करता था, और ये मॉनिटर करता था क्या, सिर्फ आपके मार्केट को इकोनॉमिक करता था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें जो हैं फाइनेंस ही हैं, और ये पैरेलल काम करा करती थी, एक दूसरे के साथ में काम करा करती थी, ठीक है। चलिए शाहनाई मंडी की हमने बात कर ली। शाहनाई मंडी बेसिकली क्या करता था, पूरा कंट्रोल करा करता था मार्केट को, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कुछ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, काफी ऑफिशियल सामने को देखने को मिल जाते हैं। हुलिया प्रथा देखने को मिल जाती है। सराय अदल एक टाइप का मार्केट था जो कि किसके लिए यूज होता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए यूज होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली क्या करते थे, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था, इतना अच्छा कर रखा था, बट क्योंकि इनके टाइम पे क्या होता, सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए थे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये हुई थी कि ये अपना शासन ज्यादा नहीं चला पाए। साथ ही साथ जब आप इतनी सख्ती करते हैं, देखिए इन्होंने कहीं ने भी अपने रूल में रिलीजन को नहीं आने दिया। इन्होंने जितने आमिर थे, जितने उलेमा थे, सबको दबा दिया, सबका इन्फ्लुएंस इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि भाई साहब चाहिए ही नहीं मुझे किसी का इन्फ्लुएंस। कोई अगर पावरफुल बनेगा तो वो मेरी की गद्दी लेना चाहेगा, उसके मन में ऐसा ख्याल ही नहीं आने दूंगा, राइट। तो क्या था, इन्होंने कभी भी रिलीजन का सहारा नहीं लिया। तो जितने भी महान शासक हुए ना हमारे पूरे इतिहास में, एंशिएंट ले लीजिए से पूरा मॉडर्न ले लीजिए,
किसी भी महान शासक ने धर्म का कभी भी सहारा नहीं लिया राज करने में। सेम केस इनके साथ भी था। इन्होंने क्या करा, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग रखते थे, आर्मी रूल में बिलीव करा करते थे और सख्त पनिशमेंट में बिलीव करा करते थे। भाई साहब पहली बात तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, कुछ गलत हो रहा है तो साले को ऐसी पनिशमेंट दो, उसके साथ ऐसा करो कि वो दोबारा कर नहीं पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने हाँ कुछ टैक्स थे, चराई घर और गड़ी कर जो है ये इन्होंने न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस। इन्होंने क्या किया, 2 नए टैक्स इंक्लूड करे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुबारक खान के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मुबारक खान के बारे में बात करते हैं। ये अलाउद्दीन के बेटे थे, या मुबारक शाह भी इनका नाम था। इनको पैटर्नेज किसने दिया था, मालिक कफूर ने दिया था। अब देखिए एक ऐसा शासक है जिसने क्या है, आमिरों और उलेमाओं को दबा के रखा है। तो जैसे ही अब वो मरेगा तो जो जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है, जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया था, वो अब पावर में आना चाहेंगे, राइट। बट मलिक कफूर ने क्या करा, ये होने नहीं दिया और अल्टीमेटली मुबारक खान को या आपके मुबारक शाह को क्या करा, गद्दी पे बिठाया और अपना संरक्षण उसको दिया। अब इसकी बात करते हैं तो भाई साहब ये बहुत ही बिगड़ी औलाद थी। ठीक है, he enjoyed the company of nude men and women। ठीक है, मतलब नग्न स्त्रियों और पुरुषों की कंपनी क्या है, उसको बहुत पसंद थी। कई बार तो ये नंगा आ जाता था दरबार में, ठीक है, और लोगों को बोलता था कि स्ट्रिप ऑफ। ठीक है, तो ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया। ठीक है, इसने क्या टाइटल लिया, खलीफा। ये अपने आप को क्या बोलता था, खलीफा बोलता था कि भाई मैं इस्लाम का सबसे बड़ा इंसान हूं। नेक्स्ट हम बात करते खुसरो खान। खुसरो खान भी कुछ ज्यादा रहा नहीं। ठीक है, इसने टाइटल लिया कमांडर ऑफ पैगंबर और ये आखिरी खिलजी रूलर था। क्या था, ये आखिरी खिलजी रूलर था। तो यहीं पे बेसिकली खिलजियों की कहानी समाप्त हो जाती है। 30 वर्ष का जो था, 30 ईयर्स का इनका पूरा स्पैन था रूलिंग का। बट हाँ, इस 30 ईयर्स में ही उन्होंने क्या कर दी थी, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को नया रूप दिया था। और यही एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना अपने आप में स्ट्रांग था कि आने वाले जो रूलर्स है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है वो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बेस से ही लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बेसिकली तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी जो थी, इन्होंने सबसे ज्यादा रूल करा, सबसे एक्सटेंसिव रूल इन्होंने करा। सबसे पहले बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक जो थे, इनका ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक। ठीक है, इन्होंने खिलजी को आखिरी को हराया। ये बीच में से ही उठे थे, ये कोई डिफरेंट या अलग रूलर नहीं थे, ये बीच में से ही उठे थे। और अल्टीमेटली इन्होंने खिलजी डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके किस डायनेस्टी को करा, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने और थोड़ा सा मॉडिफाई करा और उसको और बेटर तरीके से थोड़ा लीनियंसी लाते हुए उस चीज में उसको इम्प्लाई करा, उसको अप्लाई करा। ठीक है, पोस्ट सिस्टम जो है उसको प्रॉपर्ली इन्होंने रिफॉर्म करा। जो हमारी डाक व्यवस्था है उसमें बहुत इन्होंने क्या करा, बहुत ही कंट्रीब्यूशन करा। फेमाइन कोड, अकाल संहिता लगाई इन्होंने। अकाल संहिता क्या होती है, अगर कहीं पे भी फेमाइन पड़ जाता है तो क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में फेमाइन खत्म होने तक रहने चाहिए। तो ये जो है बेसिकली आपका फेमाइन कंडक्ट या फेमाइन कोड या आपका अकाल संहिता जो है वो भी इन्हीं की देन थी। ठीक है, इन्होंने टाइटल लिया क्या, रस्मे मियां। क्या लिया इन्होंने टाइटल, रस्मे मियां लिया। ठीक है, फॉर बीइंग लिबरल टुवर्ड्स मुस्लिम्स। ठीक है, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस के लिए इन्होंने क्या करा, एक अपना क्या लिया, अपने रस्मे मियां जो है इन्होंने टाइटल लिया। ठीक है, अब बेसिकली इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो गियासुद्दीन तुगलक की ना थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, आप कह लीजिए कहा सुनी हो गई थी अपने और उनसे, औलिया से, ख्वाजा औलिया से। ठीक है, जो आपके दिल्ली में जो है ना निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो है, उनसे थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई थी। तो समझिए क्या हुआ था, क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कुछ ग्रांट दिया था। ठीक है, या प्रीवियस रूलर्स ने उनको कुछ पैसा दिया था, कुछ जमीन दी थी, कुछ एरिया दिया था और साथ ही साथ पैसा भी दिया था। तो अब क्या था, गियासुद्दीन तुगलक कहाँ गए, बंगाल गए भाई अपनी चढ़ाई करने। वहां से आते टाइम बोलते हैं, कल ना मैं जब दिल्ली आऊंगा ना तो भाई साहब मुझे पूरा पैसा वापस चाहिए। अब वो खिलजी डायनेस्टी नहीं है, अभी तुगलक डायनेस्टी है। तो यहीं पे फेमस डायलॉग आता है किसका, अपने निजामुद्दीन औलिया जी का फेमस डायलॉग आता है कि हुजूरे दिल्ली दुरस्ते, दैट मीन्स दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो आपका टाइटल है, टैग लाइन है, ये आपके निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। किसको, गियासुद्दीन तुगलक को दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, आप पहले आइए तो सही, उसके बाद में बात करेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। फादर ऑफ कनाल सिस्टम इन इंडिया के बारे में, इन्होंने बहुत सारी जो है कनाल्स खोदी गई, इरिगेशन के लिए काफी काम करा। 56 कोट फोर्ट इन्होंने बनाया, कहां है, इसने तुगलकाबाद में, कहां बनाया, तुगलकाबाद में बनाया। और ये पूरा का पूरा कहां था, रोमन आर्किटेक्चर में बना था। किसमें बना था, रोमन आर्किटेक्चर में बना था। तो फाइनली 1305 में जब ये बंगाल विक्ट्री से लौट रहे थे
तो ये कहाँ का, तिरहुत में इनकी मौत हो गई। कहाँ हो गई? तिरहुत में इनकी मौत हो गई। और वहीं क्या कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, तभी कहा था भाई साहब अभी दिल्ली दूर है, पहले आ तो जाओ ठीक है। बट निजामुद्दीन औलिया का इनके डेथ में कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं था। क्या हुआ था, इनके बेटे थे जौना खान, ठीक है। तो जब बंगाल विक्ट्री हुई ना, तो जौना खान ने सोचा कि यार मैं क्यों ना क्या करूं, अपने फादर के लिए एक स्टेज बनवाऊं, कहीं ना कहीं उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करूं, ठीक है। उन्होंने बनवाया लकड़ी का स्टेज। अब जाहिर सी बात है भाई, उस टाइम पे तो स्टेज वगैरह लकड़ी के, आज भी लकड़ी के ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ भाई, गियासुद्दीन तुगलक आए, ये हाथी पे थे, हाथी पे चलते चलते क्या वो बेचारे लकड़ी के स्टेज पे चढ़ गए हाथी के साथ ही, तो पूरा पूरा स्टेज ध्वस्त हो गया और ये वहीं पे दब के मर गए। तो कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि दिस वॉज अ वेरी इनोसेंट एक्सीडेंट, इसमें जौना खान का कोई हाथ नहीं था। कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि जौना खान के क्या थे, टीचर कौन थे, यही थे, अपने निजामुद्दीन ही थे, तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि उनके इन्फ्लुएंस में आके जौना खान ने ही क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम बात करते हैं हम जौना खान के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, जौना खान था, ठीक है। जौना खान या जूना खान जो था, इनका ओरिजिनल नेम था। यही जो थे एक लौते मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान रहे, मोस्ट एजुकेटेड रूलर रहे अमंग ऑल सल्तनत रूलर। सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन थी तो उन्हीं के पास थी, और ये बहुत पराक्रमी भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब चुपचाप से गुपचुप से बैठ रहे थे, भाई साहब बहुत टैलेंटेड इंसान था। इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रिंस ऑफ मनियर्स। किसने बोला गया? एडवर्ड थॉमस ने अपनी किताब में बोला कि भाई साहब ये जो था ना, इसकी सोच बहुत दूर की थी, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर देता अगर उसका ये वो काम जो है सक्सेसफुल हो पाता। खैर, हम बात करते हैं और नेम्स के बारे में बात करते हैं, तो इनको उलुग खां भी बोला गया है। इनको खान्स ऑफ खान और खान ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व खान या खानों में खान भी इनको नाम मिला है। ये दो जो है उलुग खां और खानों में खान जो नाम हमको है, हमको राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलते हैं? राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन से हमको ये नाम मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। इन्होंने क्या करा था, दीवाने को ही लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? दीवाने को ही लेकर आए थे। ये बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर पूरा का पूरा जो है कौन देखेगा, अब सेपरेट डिपार्टमेंट देखेगा, कौन? दीवाने को ही। और इसका हेड कौन होगा? आमिर को ही। कौन होगा इसका? आमिर को ही होगा। अब देखिए एजुकेटेड तो थे ही थे, तो इनका कहीं ना कहीं एक अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी था। तो ये बहुत ही लिबरल थे और ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने सती की प्रैक्टिस पे बैन लगाने के लिए एक प्रयास करा। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू बैन द प्रैक्टिस ऑन सती, ठीक है। मतलब सती, जितना हो सका सती को इन्होंने इराडिकेट करने की कोशिश करी। लिबरल थे हिंदुओं की तरफ से, हिंदू फेस्टिवल होली और राखी मनाया करते थे। इन्होंने मौजूलियम ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, वहां पे भी ये गए। ये पहले रूलर ऐसे थे जो किसी की मौजूलियम पे गए, किसी रिलीजियस पर्सन की मौजूलियम पे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने जैन मॉन्क जिन प्रभासुर को क्या करा, इन्होंने पैट्रोनेज दिया, अपने दरबार में रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये सब जो थे, ये इंसान जो था, ये रिलीजन में इतना बिलीव नहीं करता था। ये कहीं ना कहीं रिलीजन को क्या करना चाहता था, एक जरिया बनाना चाह रहा था पूरी पॉपुलेशन को यूनाइट करने के लिए, पूरी पॉपुलेशन को एक करने के लिए, ठीक है। तो भाई ऐसा जो है ना, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई एजुकेटेड इंसान ही सोच सकता है। आज भी हम ये सोचते हैं, आज हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो करने की कोशिश करी थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में। इन्होंने क्या करे, बहुत सारे मकबरे बनाए। कहां कहां बनाए देखते हैं, और किस किस के बनाए देखते हैं। तो सबसे पहले तो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जिनकी इनके फादर से कहीं ना कहीं फ्यूड हुआ करती थी, उनका मकबरा इन्होंने दिल्ली में बनाया। शेख रुकनुद्दीन थे, इनका मकबरा मुल्तान में। मारी मुहीन थे, इनका बदैया में। और शेख मुल्तान जो थे, इनका अजुधान में। क्या है, ये दो बाहर हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है, मुल्तान भी बाहर है। तो इन्होंने यहाँ पे इनके मकबरे बनाए। स्कॉलर्स की बात करते हैं, इनके यहाँ पे आया एक मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता, ठीक है। पहन के जूता चलता है तो करता है चुर। तो ये जो फ्रेज है ना, ये यहीं से आया है। इब्ने बतूता क्या थे कि एक मोरक्कन ट्रैवलर थे। तो ये क्या कर रहे थे, ये लेदर के शूज पहनते थे, ठीक है। तो जब ये पहली बार दरबार में आए ना, तो जब ये चल रहे थे फ्लोर पे, तो कई बार नहीं होता आवाज आती जूतों में से चू चू करके, राइट। तो यहीं से क्या है, इनका नाम निकलता है, कि एक फ्रेज निकलता है, क्या, इब्ने बतूता पहन के जूता चलता है तो करता है चुर, ठीक है। जो आपका वो डेढ़ इश्किया का गाना है ना, वो कहीं ना कहीं नी के पीछे है, ठीक है। खैर, मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को से आए थे, अपना ट्रैवल अकाउंट लेकर आए थे, क्या, रहला, ठीक है। ट्रैवल अकाउंट जो था इनका, जो इनकी बुक थी, इनकी डायरी हुआ करती थी, उसका नाम क्या था, रहला। और इसको एक और नाम दिया गया है, क्या, सफरनामा,
तो रहला और सफरनामा की जब बात आती है तो हम एक ही बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको इनसे इंप्रेस होके, इनकी स्कॉलस्टिक टैलेंट को देख के क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी मतलब जुडिशियल हेड बना दिया दिल्ली का। क्या बना दिया? जुडिशियल हेड बना दिया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, इनको अपना एम्बेसडर बना के कहां भेज दिया? इनको चाइना भेज दिया। कहां भेज दिया इनको? चाइना भेज दिया। क्या? तुगलकों का एम्बेसडर बना के, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, इब्न बतूता, जो कि क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे। कहां से थे? मोरक्को से थे। और इनका ट्रैवल अकाउंट या इनका जो डायरी या बुक कह लीजिए, क्या नाम है? रहला या सफरनामा। अब हम बात करने वाले हैं उन काम की या उन फेलियर्स के बारे में जिनकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको सबसे फेल्ड रूलर बोलते हैं या हम सनकी रूलर बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आप खुद ही डिसाइड करिएगा। कुछ स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, इसको बहुत ही पागल मानते हैं, और कुछ स्कॉलर्स इसको बोलते हैं कि अपने टाइम से बहुत आगे था, बहुत फ्यूचरिस्टिक था। पहला देखते हैं क्या करते हैं, टैक्स इंक्रीमेंट इन दोआब। दोआब का वर्ड समझिए सबसे पहले क्या मतलब है। दोआब का लिटरल मीनिंग होता है दो नदियों के बीच का एरिया। तो यहां पे क्या बात हो रही है, कौन सी दो नदियों की बात हो रही है? गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना के बीच की जो एरिया है, हम उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आज भी जो है, हम अगर आप टर्म सुनते हैं दोआब, तो जाहिर सी बात हो किसकी बात हो रही है? गंगा और यमुना के बीच की बात हो रही है, उनके एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी क्या है? पंजाब, पंज दोआब मतलब 5 दोआब, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बना? पंजाब बना। वहां पे 5 नदियां हैं, ठीक है। खैर, हम बात करते हैं टैक्स इंक्रीमेंट इन दोआब की। अब देखिए, दोआब एक ऐसा एरिया है जहां पे पानी की कमी नहीं हो सकती, राइट। और वहां पे यील्ड जो है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमेशा हाई ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, फ्रेश अलूवियल सॉइल है, बहुत न्यूट्रिएंट्स है, राइट। तो इन्होंने क्या करा कि बहुत सारा लोन दिया दीवाने कोही ने, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया, किसी पर्टिकुलर पेस्ट की वजह से, बीमारी की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने इतना टैक्स लगाया, इतना टैक्स लगाया। भाई देखिए, लोन तो रिकवर करना ही है। आज की डेट में भी चाहे गवर्नमेंट क्या करती है, किसान लोन को माफ करती है। क्यों करती है? क्योंकि क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या था, जो टैक्स इंक्रीमेंट इन दोआब वाला है जो है, ये इनका एक बहुत बड़ा फेलियर माना गया कि इन्होंने क्या करा भाई, एक अनुमान लगाया और अनुमान के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारा लोन दिया। अब क्रॉप फेल हो गया तो लोन नहीं आ रहा, लोन नहीं आ रहा तो भाई साहब इकोनॉमी डाउन। अब इकोनॉमी को कैसे उठाएं? इकोनॉमी बेसिकली क्या है, आप एज अ रूलर आपका इनकम का जरिया क्या है? टैक्सेशन ही तो है। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लें, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट की बात कर लें, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेशन। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, दोआब में पूरा टैक्स इंक्रीमेंट करा, और कहीं ना कहीं लोग जो है इनसे बहुत ही नाराज हुए, बहुत ही खफा हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल शिफ्टिंग टू दौलताबाद, जो कि क्या था, देवगिरी का नाम चेंज करके क्या करा था? दौलताबाद करा था। अब देखिए, यहां पे 2 रीजंस थे। पहला था यहां पे प्लेग, ठीक है। दूसरा मंगोल अटैक। ये दोनों चीजें कहां थी? दिल्ली में थी, ठीक है। दिल्ली क्या है, आपका नॉर्थ में पड़ जाता है, ठीक है। आपके इंडिया की बॉर्डर से कह लीजिए थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली नजदीक पड़ता है। जब हम दौलताबाद की बात करते हैं तो ये मिड ऑफ इंडिया में आता है, कहीं ना कहीं बीच में आता है, ठीक है। ये क्या चाहते थे कि भाई दिल्ली में देखो अभी प्लेग फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है, तो इट्स बेटर कि हमको यहां से मूव करना चाहिए। साथ ही साथ दौलताबाद को कैपिटल बनाने का इनका एक ये भी था कि भाई देखिए, इन्हीं के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही जो है सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ दिल्ली सल्तनत का, सबसे बड़ा क्या हुआ? साम्राज्य हुआ। तो ये चाहते थे कि अगर दौलताबाद में हम अगर बैठेंगे, ठीक है, तो जो है मैनेज करना चीजों को आसान हो जाएगा। बट दौलताबाद की जब हम बात करते हैं, देवगिरी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, वहां पानी की कमी है, कई चीजें हैं, तो वहां पे सेटल होना प्रॉपरली जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये क्या हुआ भाई, आए दौलताबाद 1-2 दिन रुके, फिर इनको अल्टीमेटली क्या हुआ, इनको इतना क्रिटिसिज्म झेलने को मिला कि इनको वापस अपनी कैपिटल कहां करनी, शिफ्ट करनी पड़ी, वापस दिल्ली करनी पड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोकन करेंसी की। देखिए, पहले समझिए पेपर करेंसी जो आज की डेट में चलती है। हम क्या करते हैं, नोट देते हैं, ठीक है। उस नोट की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जो कि हमको कौन देता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो नोट जब भी आप पकड़े ना, उसको ध्यान से देखिएगा, उस पर क्या होते हैं, हमारे साइंस होते हैं किसके? गवर्नर ऑफ आरबीआई के। तो 2 नोट ऐसे हैं जिस पे आरबीआई और गवर्नर साइन नहीं करता, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो वो कौन सा है, आप बिल्कुल पता करिएगा।
खैर, तो क्या करते हैं, ये होती पेपर करेंसी। टोकन करेंसी क्या होती है, अगेन सेम ही चीजें हैं, बट पेपर का यूज ना करके कुछ एक पर्टिकुलर अलग मटेरियल का चलें, ठीक है। अब उस टाइम पे जब हम करेंसी की बात करते थे तो हमारा क्या, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीन थी। अब सिल्वर और गोल्ड की जब बात करते हैं तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही पेरिशेबल तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इतना नहीं है हमारे पास। तो अगर करेंसी बढ़ानी है, मतलब गोल्ड माइनिंग बढ़ानी पड़ेगी, सिल्वर माइनिंग बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए मैन पावर लगेगा, कई चीजें लगेंगी, राइट, है ना। तो इन्होंने क्या करा, चमड़े के सिक्के चालू करे, इन्होंने टोकन करेंसी चालू करी। मतलब क्या होगा कि अब अगर आप 5 सिक्के टोकन करेंसी दोगे तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 सिल्वर कॉइन के बराबर होगी। 10 टोकन करोगे तो 10 टोकन की वैल्यू कितनी होगी, 1 गोल्ड कॉइन के बराबर होगी। तो इसने क्या करा, लोगों से वापस ले आए, क्या, सोना मंगवा लिया। जैसा कि हमारे टाइम पे, अभी देखिए इसको रिलेट करिए आज के डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, 1000 और 500 के नोट बंद हुए, तो ऐसा नहीं था कि हमने उसको जला दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप वो हमको दे दो, ठीक है, आप बैंक में जाओ, जमा करा लो, उसको चेंज करा सकते हो आप, ठीक है, यही बोला है कि नहीं। तो इन्होंने भी यही करा, लोगों को बोला कि आपके पास जितना सोना चांदी है आप वो ले आओ और हमारे बदले में उसी के वैल्यू का टोकन करेंसी ले जाओ, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपके प्रेशियस मटेरियल है, आपकी लिक्विडिटी इकोनॉमी की बना के रखते हैं। एक क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कि आरबीआई किस पे लगाता है, बैंक पे लगाता है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट जो है ना उसका, वो गोल्ड में रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि लिक्विडिटी, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हाईली लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये नहीं कि वो पिघल के पानी बन जाएगी, लिक्विड का मतलब ये है यहाँ पे कि ये एक इकोनॉमिक टर्म है। लिक्विड का बेसिकली मतलब क्या है कि उसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो जो इकोनॉमी की लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास सोना होना बहुत जरूरी है। जितना हमारे पास सोना होगा, जितना गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर ऑथराइज सोना होगा, उतनी ही स्ट्रांग हमारी करेंसी भी होगी। खैर, इसने क्या करा, मंगवा लिए टोकन, ठीक है। अब इसके साथ सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जो टोकन जो थे ना, वो क्या करने लगे, इसी के जो आमिर होते थे, इसी के जो ऑफिशियल्स होते थे, वो टोकन छापने लग गए अपने घर पे बैठे बैठे ही। तो इसने कोई एक प्रॉपर ऑफिस नहीं रखा, इसने कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं रखा, इसने टोकन पे ऐसा कोई मार्क भी नहीं रखा कि भाई हाँ यही टोकन जो है मान्य रहेगा। तो मतलब फेक करेंसी क्या हुई, फेक करेंसी जो थी वो सर्कुलेट होने लग गई और अल्टीमेटली जो है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया और इसको अपना ये डिसीजन फिर वापस लेना पड़ा। अब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास क्या था, इतना सोना चांदी था कि मेरे पास सिर्फ 20 टोकन आए। अब मेरे पास क्या हुई, फेक करेंसी हुई। तो अब मेरे पास टोकन कितने हैं, 100 हैं। तो अब जब मैं 100 वापस करूंगा तो मैं 100 के अमाउंट के जितना गोल्ड और सिल्वर कॉइन क्या लूंगा, वापस लूंगा, है ना। तो यही ये जो चीज थी ये फेल हो गई, ठीक है। इसीलिए जो है इसको एडवर्ड थॉमस ने क्या कहा था, प्रिंस ऑफ मनियास कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुरासन और कराचिल एक्सपेडिशन की, जो कि क्या हुए, फेल हो गए। इसने क्या करा, एक तो ये नॉर्थ वेस्ट, कराचिल में क्या गया, ये नॉर्थ वेस्ट पे कहां गया, अपनी नॉर्थ वेस्ट पोजीशन सिक्योर करने गया, पर कब गया, विंटर में गया। तो बेचारे की आर्मी पूरी क्या बर्फ में दब के मर गई। खुरासन की बात करते हैं, इसने एडवांस दे दी पूरी आर्मी को सैलरी कि भाई साहब आना है अपने को, वहां चलना बिल्कुल बाबा, लड़ाई करने का अपने को फुल, ठीक है। बट अल्टीमेटली वहां भी जाके क्या हुआ, डिफीट हो गए। तो यहां पे भी इनको क्या हुआ, पूरा का पूरा लॉस हो गया, पूरी जितनी एडवांस सैलरी दी थी वो पूरी पानी में गई। तो ये बेसिकली क्या थे, इनके 5 फेलियर्स थे। मैं दौलताबाद की बात करूं, टोकन करेंसी की बात करूं, टैक्स इंक्रीमेंट की बात करूं, ये 3 चीजें मैं वाकिफ रखता हूं कि हाँ ये बहुत ही जरूरी स्टेप्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। बट क्या हुआ कि क्योंकि इनके ऑफिशियल्स इनका साथ नहीं दिया, इनके ऑफिशियल्स इतने एबल नहीं थे, इस वजह से क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को हम फेलियर मानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को हम सनकी मानते हैं। बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि ये अपने समय से बहुत आगे थे। तो अल्टीमेटली जब मोहम्मद बिन तुगलक मरते हैं तो इनके यहाँ एक बहुत फेमस स्कॉलर थे बदायूं ये बोलते हैं कि आखिरकार राजा को लोगों से और लोगों को राजा से मुक्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्या था, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, अपने आप में बहुत एबल्ड थे, बहुत बेटर थे, बट हाँ ये अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे और लोग इनसे वाकिफ नहीं रख रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंशन के बारे में। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन और रिवोल्ट भी क्या हुआ, इन्हीं के टाइम पे हुआ। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ कि अल्टीमेटली अलग अलग लोगों ने रिवोल्ट करना चालू करा और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चालू करा।
1335 की बात करते हैं तो मदुरई डिक्लेयर हुआ, क्या इंडिपेंडेंट हुआ, किसने, जलालुद्दीन आसन शाह के अंडर में क्या हुआ, मदुरई अपना क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। 1336 की बात करते हैं, विजयनगर एम्पायर और वारंगल जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया। 1347 की बात करते हैं तो बहमनी शासन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दक्षिण साथ है जो आपका ये वाला एरिया जो इनके ऐसे अंडर आया करता था, तो ये वाला मुगल हो गया और ये वाला इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मतलब दक्षिण भारत कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, फाइनली इनकी क्या होती है, तट्ठा में इनकी क्या होती है, मौत हो जाती है और फाइनली बदायूं अपना वो स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्या, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो अब बेसिकली देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, तो कहीं ना कहीं उनकी रिलीजियस पॉलिसी जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो बहुत ही क्या है, लीनियंट है। उन्होंने भी क्या है, कहीं ना कहीं अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलाउद्दीन की लाइंस पे चलाया और क्या है, आमिरों और उलेमाओं का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रखा। क्या नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं जो है, जो आमिर हैं, उलेमा है भाई, वो हिंदू त्योहार मना रहे हैं, वो सती पे बैन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, उलेमा जो आमिर हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्सनालिटीज जो है वो कहीं ना कहीं खफा है किससे, पूरी की पूरी तुगलक वंश से। तो फाइनली कौन आते हैं आपके, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बेसिकली क्या थे, इनके चचेरे भाई थे, इनके चाचा के बेटे थे। और फिरोज शाह तुगलक वो जस्ट लाइक ए स्मॉल यंगर एंड अ चाइल्ड फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनको भी को है, फिरोज शाह तुगलक को ये बहुत एजुकेट करते हैं और ये भी अपने आप में बहुत एजुकेटेड इंसान थे। बट ये समय की दरकार को समझते थे। समय ये बोल रहा था कि मैं एक रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर ना रह के मेरे को क्या करना पड़ेगा, तुष्टिकरण की नीति अपनानी पड़ेगी। मुझे किसको प्लीज करना पड़ेगा, मेरे इस्लाम को प्लीज करना पड़ेगा, मेरे को जो उन लोगों को प्लीज करना पड़ेगा जो मेरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है अब हम के बारे में हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जो उन्होंने स्टेप लिए वैसे वो थे नहीं, बट कहीं ना कहीं उनको करना पड़ा। क्यों, ताकि वो अपना एक राज चला सके, वो क्या कर सके, तुगलकों का नाम बना के रख सके। कोरोनेशन की बात करते हैं, इनका राज्याभिषेक की बात कर सकते हैं। तो 1351 में ठट्टा के पास में इनका ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है और फाइनली कोरोनेशन का कहां होता है, दिल्ली में होता है। ठीक है, टाइटल की बात करें तो कासिम उमर उल मोमीन जो है इनको टाइटल दिया जाता है, किसके द्वारा, खलीफा के द्वारा ये टाइटल प्राप्त करते हैं, क्या, कासिम उमर उल मोमीन। ठीक है, अब देखो यहां खलीफा का नाम आ गया, मतलब जो उलेमा थे वो खुश कि हाँ भाई साहब ये जो है प्रॉपर इस्लाम को फॉलो कर रहा है, ये क्या है, इस्लाम को दबा नहीं रहा या रिलीजियसली टॉलरेट नहीं हो रहा। ठीक है, आमिर हिजाब इनकी पुरानी पोस्ट हुआ करती थी, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में क्या होते थे, ये आमिर हाजिब हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करते हैं तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपनाई, क्या अपनाई, तुष्टिकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के जैसी पॉलिसीज बनाना या उन्हीं के फेवर में पॉलिसी बनाना। तो ये बेसिकली क्या होती है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होती है या तुष्टिकरण की पॉलिसी होती है। चलिए आगे देखते हैं, चेंजेस की बात करी है तो दीवाने बंदगान, बहुत सारे इन्होंने ऑफिशियल्स खोले, ऑफिसेस खोले। तो सबसे पहला था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान बेसिकली क्या था, आपका स्लेव डिपार्टमेंट था। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात क्या था, मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, पुअर गर्ल्स जो थी उनकी मैरिज के लिए क्या कर रहा था, इन्होंने दीवाने खैरात खोला था। दारुल शफा या दारुल शिफा, ठीक है, आई और ए का फर्क आ जाता है, तो दारुल शफा या दारुल शिफा जो है ये एक फ्री हॉस्पिटल हुआ करता था लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, दीवाने इश्तियाक जो बेसिकली आपका पेंशन डिपार्टमेंट होता था, दीवाने इश्तियाक। तो ऐसे करके इन्होंने क्या करा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोले, नई नई चीजें सामने लेकर आए। टैक्स रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, इन्होंने जितने भी टैक्स थे सबको एंड कर दिया और सिर्फ 4 टैक्स रखे। जितने भी टैक्स लोगों से लिए जाते थे सबको एंड करा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हैवी बर्डन था, और सिर्फ 4 टैक्स रखे। क्या, पहला तो खराज। खराज बेसिकली क्या था, आपका लैंड रेवेन्यू। खुम्स, खुम्स बेसिक क्या था, जो आप क्या करते थे, जब आपकी सेना जाती थी कहीं और एक्सपेडिशन कर रही है, वहां से जो लूटपाट लेकर आ रही है, तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट किसको जाता था, गवर्नमेंट को जाता था, तो वो था आपका क्या, खुम्स। नेक्स्ट इज जकात। जकात क्या था, आपका हाउसिंग टैक्स हुआ करता था, और ठीक है, और ये मुस्लिम से भी लिया जाता था। फाइनली जजिया। जजिया जो आप जानते हैं, जो नॉन मुसलमानों पे लगता है टैक्स, वो। तो सिर्फ ये 4 टैक्स इन्होंने रखे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, बहुत सारी कनाल्स बिल्ड करी, उनका रेनोवेशन कराया, और कनाल्स इतनी मात्रा में बनाई कि इनको क्या बोला जाता है,
क्या अपना फादर ऑफ कनाल बोला जाता है। ठीक है भाई, देखिए फादर ऑफ कनाल इनिशियली चालू उन्होंने करा था गियासुद्दीन तुगलक ने, बट सबसे ज्यादा जो है कनाल जो है वो इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, और इरिगेशन टैक्स लगाया था इन्होंने, जिसको क्या बोलते हैं हम, हक या हासिले शरब, क्या बोलते हैं, हक या फिर हासिले शरब जो है इन्होंने टैक्स लगाया था किसके लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क्स की बात करते हैं हम, तो खाने जहां मौसोलियम जो था इन्होंने कंपेयर्ड विद उमर के मस्जिद, खाने जहां मौसोलियम जो है इनका जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, उसको किसके साथ कंपेयर करा जाता है, उमर के मस्जिद जो कि आपका जेरूसलम में है उससे कंपेयर करा जाता है, इतना अच्छा बनवाया था। 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया जो कि बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी। 300 से ज्यादा सिटी स्टैब्लिश करी इन्होंने, क्या करी है, 300 से ज्यादा, हिसार हो गया, फारूकाबाद हो गया, तुगलकाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, मतलब अनगिनत सिटीज इन्होंने स्टैब्लिश करी हैं। कैनाल्स की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स इनकी देखते हैं। अलुक खानी कैनाल जो कि आपकी यमुना टू हिसार थी, मतलब यमुना को कहां कनेक्ट करा, हिसार कनेक्ट करा आपके हरियाणा में। राजबाग जो कैनाल थी वो आपकी सतलज टू गग्गर थी, गग्गर जो है आपके अंडर वाटर जो जा रही है, तो सतलज को कहां से कनेक्ट करा, आपके गग्गर तक कनेक्ट करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलर्स और लिटरेचर वर्क की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके टाइम पे। ऑटोबायोग्राफी, मतलब इन्होंने खुद ने ही अपनी जीवनी लिखी है जिसका नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही, ये फारसी लैंग्वेज में है, दैट मींस पर्शियन में है। किसमें है, पर्शियन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी जो थे ये अगेन इनके टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे और इन्हीं के इसमें पैटर्नेज में रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इन्होंने लिखी तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं, वो प्रेस कर रहे हैं बट, और फिरोज शाह के बारे में बता रहे हैं लोगों को कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये चीज। बट अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों दोस्तों के बीच में कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाता है और उलेमाओं को इंप्रेस करने के लिए, अपने इस्लामिक सेक्ट को इंप्रेस करने के लिए वो जियाउद्दीन बर्नी के अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, फतवा निकाल देते हैं, कुछ एक आपका इंपोजिशन या कुछ आपके लीजिए ऑर्डर निकाल देते हैं। तो उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखी, फतवा ए फिरोज शाही। मतलब इसमें तो क्या करी, उसकी तारीफ करी, उसकी प्रेस करी और यहां क्या कर दिया, उसकी बुराई कर दी। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए फिरोज शाही दो अलग अलग बुक है, लिखी एक ही इंसान ने है और एक ही इंसान के बारे में है बट ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन, ये खिलजी नहीं है, दूसरा अलाउद्दीन है, इन्होंने दलियत ए फिरोज शाही लिखी। ये क्या है, इन्होंने क्या करा, जो ज्वालामुखी मंदिर थी, ठीक है, हमारे यहाँ पे ज्वालामुखी जो मंदिर है, ज्वाला देवी जी का जो मंदिर है, वहां पे बहुत बड़ा पुस्तकालय था। तो जब इन्होंने वहां पे लूट करी ना, देखो अब क्या है, इस्लाम को इंप्रेस करना है तो इनको भी मूर्ति भंजक बनना पड़ेगा, इनको भी मंदिर लूटने पड़ेंगे, राइट। तो जो अपना ज्वालामुखी टेम्पल है वो उन्होंने रेड करा और वहां से जो पुस्तक मिली उनकी, तो उनका ट्रांसलेशन किस नाम से हुआ, दलियत फिरोज शाही से हुआ। किसने करा, अलाउद्दीन ने करा। ठीक है, प्लंडर्ड ज्वालामुखी एंड जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल को भी क्या है इन्होंने ध्वस्त करा। जौनपुर जो है इनके मलिक सरवार के टाइम पे क्या हुआ, जौनपुर इंडिपेंडेंट हो गया। तो बेसिकली ये था आपके सामने क्या, फिरोज शाह तुगलक थे, जो कि आप कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सेक्ट को इंप्रेस करने के चक्कर में उन्होंने अपनी पॉलिसीज इतनी कर दी कि अब इनके बाद से क्या हमको देखने को मिल जाएगा, डिक्लाइन ऑफ तुगलक। डिक्लाइन ऑफ तुगलक जो है इनके बाद में ही हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनके टाइम पे तैमूर लंग का अटैक होता है, तैमूर आते हैं इंडिया में और ये ही क्या है, आपके फाइनल लास्ट रूलर है। तैमूर ही जो क्या है अब अपनी नई डायनेस्टी बनाएंगे और नए लोगों को अपॉइंट करके जाएंगे। तो ये बेसिकली था आपका क्या, तुगलक और खिलजी वंश। ठीक है, आप याद रखिएगा तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे बिल्कुल मत जाना है सर्च करने के लिए। क्या करना है, सीधा magnetbrains.com डालना है। क्या करना है, सीधा का सीधा magnetbrains.com डालना है, आपके सामने एक ऐसा वेब पेज आ जाएगा। अब आप लोग ऑलरेडी बहुत ही टेक्नो सावी हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक लिटिल वॉक थ्रू है आप लोगों के लिए। स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पूरे टैब्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पूरे टैब्स आ जाएंगे। ओलंपियाड पे जाना है अपने को, याद रखिएगा क्लास सिलेक्ट करना ना भूले। मैं आपको कहाँ मिलूंगा, 9th क्लास में मिलूंगा। तो जैसे 9th पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने टीचर हैं मैग्नेट ब्रेन्स के जो आपको ओलंपियाड के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सब यहाँ आ जाएंगे। मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई लिस्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है। सीधा वॉच नाउ पे गए, सबके नीचे देखिए वॉच नाउ दिया हुआ है, वॉच नाउ पे क्लिक करा तो एक नया पेज खुलेगा। क्या खुलेगा, एक नया पेज खुलेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा।
कुछ नहीं करना, अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और ये हर एक टीचर के साथ ऐसा ही इंटरफेस है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आप दूसरा सब्जेक्ट करोगे तो आपको कुछ अलग इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। कोई भी टैब क्लिक करोगे ऑप्शंस में से तो आपको ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। जैसे प्लस पे क्लिक करोगे आपको वीडियो की डिटेल मिल जाएगी, वहीं पे वॉच नाउ का बटन है, जैसे क्लिक करोगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब प्लेयर आपके सामने ही खुल गया। आपको YouTube पे रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी, सीधा सीधा जो है आपका YouTube प्लेयर यहीं खुल जाएगा। यहीं से जो है आप स्पीड ऑल्टर कर लो, आप जो है क्वालिटी ऑल्टर कर लो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो ये छोटी सी पहल थी हमारी तरफ से आपकी लाइफ और आपके एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ क्या करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ऑफकोर्स आपने कर ही लिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।